संसार में जितने भी प्रकार से राजनीति शास्त्र लिखे गए हैं, उनमें जो भारतीय राजनीति शास्त्र है वो तो अन्यतम भी है और प्राचीनतम भी है। अन्य समाजों का हम लोगों को बहुत विस्तार से पता नहीं है, सिवाय जो अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय लोगों ने लिखा है, उसके आधार पर भी यही लगता है। स्वयं यूरोप में कोई राजनीति शास्त्र 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले था नहीं, ये सर्वविदित है। उनके पास समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, वित्त शास्त्र, यहाँ तक कि मनोविज्ञान और फिलॉसफी, ये सब 20वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही विकसित हुए हैं। 17वीं 18वीं में थोड़ा थोड़ा इनमें दर्शन के नाम पर चर्च के पादरियों के बीच कुछ बहसें हैं, लेकिन दुनिया का ज्ञान पाने के बाद थोड़ा स्वतंत्र रूप से सोचने की सामर्थ्य तो 20वीं शताब्दी ईस्वी में ही यूरोप के लोगों को आई दिखती है। प्रमाण यही है। जहां तक राजनीति शास्त्र की बात है, वो तो यूरोप में 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले है ही नहीं। जिन प्लेटोवादी की बात वो करते हैं, भारत के लोगों को आधुनिक शिक्षा के कारण सामान्य तथ्य भी नहीं पता है कि वो जो ग्रीस जिसे वो कहते हैं, जो यवन देश है, जिसे स्वयं वहां के लोग हेलनिक या एलनिक गणराज्य कहते हैं, यानी एल वंशी गणराज्य, जो कि इला के वंशज हैं, उनको एल कहते हैं, तो वो अभी भी अपने आप को एलनिक गणराज्य ही कहते हैं। तो वहां जो भी हुए, उसके मुख्य बात यह है कि वो तो यूरोप में थे ही नहीं। पहली बार यूरोप में वो अभी बने हैं 18वीं शताब्दी ईस्वी, और बल्कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में वो यूरोप का अंग बने हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले यूरोप कहीं परिभाषित ही नहीं था कि कौन सा क्षेत्र यूरोप है। सब लोग अपने अपने इलाके का अपना स्थानीय नाम रखते थे यूरोप में। यूरोप नाम की वस्तु सत्ता, एंटिटी 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तो अस्तित्व में ही नहीं थी। और यवन प्रांत तो भारतवर्ष का ही सुदूर पश्चिम का एक क्षेत्र रहा है। महाभारत में यवनों का उल्लेख है, रामायण में उल्लेख है, अत्यंत प्राचीन इतिहास ग्रंथों में यवनों का उल्लेख है। तो यवन तो भारतीय ही है एक। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यवन दार्शनिकों और विचारकों का पढ़ना पढ़ाना तो यूरोप में चर्च ने प्रतिबंधित कर रखा था, वो जानते ही नहीं थे कुछ। जब दुनिया में उन्होंने देखा कि अरे सब जगह तो एक से एक विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है, तो हम किसको अपना बनाएं, तो फट से उसी समय पहले वहां मुसलमानों का राज्य था, फिर ईसाइयों ने राज्य किया, फिर जो प्रबुद्ध ईसाई आए उन्होंने उन्हीं को अपना दार्शनिक कहना शुरू किया। लेकिन पुरानी मूल कोई पुस्तक वहां उपलब्ध नहीं है, चाहे वो प्लेटो की द रिपब्लिक हो, लॉ हो, कुछ भी हो, वो मूल रूप में कहीं नहीं मिलती। 500-700 वर्ष बाद किसी ने कहा कि ये था, फिर उसके आधार पर अनुमान लगाया गया। एक तो यह है, तो मूल ग्रंथ मिलता नहीं जैसे महाभारत मिलता है। दूसरी बात, इसीलिए वो दुनिया का भी जो प्राचीन ग्रंथ है उसको कोशिश करते हैं कि दिखाए कि वो अभी अभी नया नया लिखा गया है 200-300 साल पहले, क्योंकि जो उनका है, उनकी वही समस्या है कि उनकी बुद्धि सीमित है, उनकी दृष्टि सीमित है, उनका बोध सीमित है, उनका ज्ञान सीमित है, और वो उससे भिन्न कुछ देखना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि अगर वो मान भी लें, मान क्यों लें, मानना तो चाहिए ही नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन जैसा भी है, अगर वो बाद में भी है, प्लेटो का रिपब्लिक या दिलावाद आदि, तो उसमें तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, तो अंग्रेजी में नाम रख दिया है। मूल रूप से तो वो जैसे किसी बड़े महापुरुष के कुछ कथन मात्र हैं, उसको तो शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र की तरह वो संहिताबद्ध नहीं है, वो किसी भी शास्त्र के अनुशासन के खांचे में फिट नहीं बैठता। वो तो किसी एक बड़े आदमी जो सम्मानित है उसके समय समय पर कहे गए कुछ फुटकर वाक्य हैं। और तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये 1000, 2000, 3000, 4000, अधिक से अधिक 5000 लोगों के लिए कहे गए वाक्य हैं। उनके दिमाग में 5000 से अधिक मनुष्य ही नहीं, तो लाखों या करोड़ों जनसंख्या वाले समाजों के लिए जो शास्त्र हो सकता है वो तो वहां है ही नहीं है। उन्होंने जो भी लिखा, वो जिसे वो सिटी स्टेट कहते हैं, वो हमारे बड़े बड़े गांवों के बराबर उनकी आबादी थी। हमारे यहाँ बहुत से गांव हैं जिनकी जनसंख्या 3000, 3500, 4000, 5000 है। अलग अलग टोले हैं। रीवा में हमारे जन्म स्थान के पास ही एक तिवनी गांव है बहुत बड़ा, जिसमें श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, वो वहीं के रहने वाले हैं। हमारे संबंधी सब तिवनी में बहुत हैं।
तो 12 टोला है, उसकी कुल आबादी तो 7,000 से अधिक है। यानी जो इनके सिटी स्टेट थे, जिसे वो हेल गणराज्य कहते हैं, चाहे वो स्पार्टा कहते हैं, चाहे एथेंस कहते हैं, जो भी है, उनकी आबादी तो त्यूनी से आगे थी। त्यूनी 12 टोला है तो 6 टोला त्यूनी, 6 टोला त्यूनी के बारे में जो कोई चीज लिखी जाएगी या कही जाएगी, वो भारतवर्ष पर कैसे लागू होगी? वहां तो उतनी विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्र, विशाल आवश्यकताएं, विशाल आकांक्षाएं, विशाल प्रयोजन, विशाल लक्ष्य, उनकी कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए अपनी लाज ढकने के लिए उन्होंने ये प्लेटो और सोक्रेटिस और एरिस्टोटल और ये सब शुरू किया है, और जो लोग उनसे अभिभूत हैं और बहुत ही मूर्ख हैं, वो उसके प्रभाव में भी आ जाते हैं। लेकिन वस्तुतः तो वो क्या है, 2000 2500 लोगों के लिए कहे गए कुछ शब्द हैं। इसको तो राजनीति शास्त्र या राजनीतिक चिंतन नहीं कहते। अब जो महामूर्ख है, जिनको उनकी हर बात बढ़ चढ़ के जैसा वो दावा करते हैं वही मान लेनी है, तो उस पे तो हंसा ही जा सकता है। क्योंकि मुख्य बात यह है कि जैसे विज्ञान का आधार है गणित, अगर गणित नहीं आती तो आप विज्ञान में क्या प्रगति करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। न भौतिक, न फिजिक्स में, न केमिस्ट्री में, न एस्ट्रोनॉमी में, कहाँ प्रगति करेंगे? गणित का ज्ञान नहीं है तो विज्ञान में क्या प्रगति होगी? आधुनिक विज्ञान में भी और प्राचीन विज्ञान में भी। खगोल विज्ञान में नहीं जा सकते, नक्षत्र विज्ञान में नहीं जा सकते, अंतरिक्ष विज्ञान में नहीं जा सकते, शस्त्रास्त्र विज्ञान में नहीं जा सकते, कहीं भी गणित के बिना नहीं जा सकते। उसी प्रकार दर्शन का आधार है इतिहास। अगर आप इतिहास का ज्ञान नहीं रखते तो जो भी आपके विचार होंगे वो भ्रमपूर्ण होंगे। ये जो प्लेटो की रिपब्लिक या दी लॉ या और अन्य ऐसे जो ग्रंथ हैं, उनके विषय में जो भी कथन है, और हमारे यहाँ जिन लोगों की अंग्रेजों और यूरोपीय ईसाइयों के प्रति अतिशय श्रद्धा है, वे उसे जब बिना इतिहास के बोध के पढ़ते हैं तो वो दया के पात्र होते हैं और बुद्धि संपन्न जीव नहीं माने जा सकते। अगर उन्हें इतिहास का पता हो तो ये मालूम होगा कि ये प्लेटो हो या एरिस्टोटल हो या सुकरात हो, इन्होंने किसके लिए कहा है? 1500, 2000, 2500 लोगों के लिए, है ना। बड़े हमारे यहाँ जो बड़े बड़े गांव हैं बनारस के आसपास और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो बड़े बड़े गांव हैं, गांव, कस्बा या शहर नहीं, वो उनकी जनसंख्या उससे ज्यादा है जितनी कि एथेंस की या स्पार्टा की या किसी भी उनके इलाके की है, या मकदूनिया की। बहुत कम जनसंख्या है उस समय। जैसे काशी के किसी एक मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, किसी भी एक मोहल्ले में, छोटे से छोटा, प्रहलाद घाट हो चाहे राजघाट हो, जो भी हो, है ना, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, जो घाट आप कर लें, गाय घाट हो, जो भी हो, प्रयाग का गाय घाट भी है। तो प्रयाग और काशी के छोटे की जो जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या स्पार्टा, एथेंस आदि की है। और उसी के लिए ये प्लेटो ने क्या कहा, वही 2000 लोगों के लिए, अरिस्टोटल ने 1500 लोगों के लिए, है ना, सोक्रेटिस ने 1500 लोगों के लिए कुछ कहा है। उसको तो शास्त्र नहीं कहते भाई। अब तुम दयनीय हो, मूर्ख हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे लोगों को जो अब मैं सुन रहे हैं और जो पढ़ेंगे, उनको ये जानना चाहिए कि अगर आपको इतिहास का संदर्भ नहीं पता है, इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि कौन सी बात कब कही गई और कितने लोगों के लिए कही गई और कहने वाले के चित्त में कुल कितने लोग थे, तो उसको तो राजनीति शास्त्र नहीं कहेंगे। इसलिए यूरोप में राजनीति शास्त्र 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब उनको दुनिया के बारे में कुछ अंदाज हुआ
कि अच्छा दुनिया थोड़ी बड़ी है, हम जैसा समझते थे कि बस हमारे आस-पास के इलाके तक सीमित है, वैसा नहीं है। जब वो कई जगह गए, लूटने गए, ठगने गए, चोरी करने गए, लेकिन गए तो देखा, तो उसमें से जो थोड़ा सोचने वाले थे, भले वो नकल में ही कुछ लिख रहे थे, लेकिन उनको या लगा कि हम थोड़ा-सा बड़े क्षेत्र को ध्यान में रख के लिखें, कोशिश की उन्होंने। और ज़्यादातर तो उन्होंने भारत की विभिन्न शास्त्रों की पुस्तकें जो चुरा कर ले गए थे जर्मनी और इंग्लैंड में, उसी के आधार पर लिखी, लेकिन चलिए अभी उसकी बात नहीं भी करें। ये तो सत्य है कि यूरोप में जो आधुनिक ज्ञान विकसित हुआ है मानविकी में, वो मुख्यतः भारत के शास्त्रों की चोरी के बाद ही हुआ है। इसमें कोई झिझकना नहीं चाहिए सत्य को कहने में। लेकिन उससे भी मुख्य बात ये है कि ये सब 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले यूरोप में कोई भी राजनीति शास्त्र नहीं है। इसलिए भी राजनीति शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को भारतीय राजनीति शास्त्र के विषय में अवश्य जानना चाहिए।